गुड इवनिंग एवरीवन। आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नौकरी मंच पर, जिसमें इंडिया में चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं पूरे इंडिया में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है आपके सामने, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो इन्हीं के ही बारे में बातचीत करेंगे। तो भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 से 35 और भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। और अगर हम यहाँ पर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक प्यारे विद्यार्थियों आपके रहते हैं मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, तो भाई मौलिक अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो अधिकार नागरिकता के बारे में था कि भारत की जो नागरिकता है वो कैसे कैसे प्राप्त की जाती है। तो भारत के नागरिकों को ही मौलिक अधिकार मिलेंगे, सभी मौलिक अधिकार। विदेशियों को सभी मौलिक अधिकार प्यारे विद्यार्थियों नहीं मिलते हैं। तो भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में और अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, जिसे कहा जाता है संविधान की धड़कन, यानी कि संविधान की आत्मा। तो किसने कहा था इसे संविधान की आत्मा? तो मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यह मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान की आत्मा है, जो सभी के अधिकारों की रक्षा करते हैं, सभी के जीवन की रक्षा करते हैं, संविधान की भी रक्षा मौलिक अधिकार करते हैं। ये अधिकार नागरिक और सरकार दोनों के हैं, दोनों के बीच संतुलन की रीढ़ हैं। इनकी बदौलत हर व्यक्ति समान, स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है। तो जो भी हमारी सरकार है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी संविधान के अंतर्गत ही बनती है, संविधान के अनुच्छेदों, नियमों के तहत सरकार बनती है। जब सरकार के द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है न्यायपालिका के माध्यम से, तो नागरिक अपनी सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और संविधान की भी रक्षा होती है मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए बनाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार स्रोत के रूप में एज अ सोर्सेज हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधानों से ली हैं और अपने संविधान में डाल दी हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए, तो ये हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। जब हमारा संविधान बना प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बना, तो इस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे और अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो 7वें नंबर का मौलिक अधिकार था, ये क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो मौलिक अधिकार था ये था प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार। प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, उस समय सरकार हुआ करती थी मोरारजी देसाई के। मोरारजी देसाई जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और उसको बना दिया प्यारे विद्यार्थियों एक कानूनी अधिकार। तो वर्तमान समय के अंदर अगर हम बात करें वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार की, तो वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है भाई? कानूनी अधिकार है। और इसे अनुच्छेद नंबर 300 ए में डाल दिया गया है और भाग नंबर 3 से उठा करके भाग नंबर 12 के अंदर डाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान समय के अंदर संपत्ति का जो अधिकार है ये कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में है? भाग नंबर 12, भाग नंबर 12 में है और अनुच्छेद नंबर 300 ए में है। जब ये संपत्ति का अधिकार 7वें नंबर का मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो उस समय ये कौन से आर्टिकल में होता था? 300 ए में होता था, 31 ए में। तो आर्टिकल 31 में हुआ करता था, ये अनुच्छेद नंबर 31 में होता था और अभी है हमारा अनुच्छेद नंबर 300 ए में। तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। अभी हमारे पास 6 हैं मौलिक अधिकार, 7वें का बताया कि कब और कौन से संविधान संशोधन से इसको बाहर निकाल दिया। तो अभी हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों जो मौलिक अधिकार है वो हमारे पास अभी 6 हैं, तो इन्हीं की ही यहाँ पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है तो उसको देखिएगा, नेक्स्ट मौलिक अधिकार को। तो नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये मौलिक अधिकार हमारा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला जो मौलिक अधिकार है फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का जो मौलिक अधिकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हो समानता का अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 18। तो हम सब भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर रहते हुए हम सब समान हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जाति के अनुसार, कानून के अनुसार हम सब सेम हैं, हम सब समान हैं, ऐसा कहा गया है। अंग्रेजों के शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में और उससे भी पहले जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तो भारतीयों को अछूत समझा जाता था, बहुत निम्न श्रेणी का समझा जाता था। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो भारतीयों को तो बड़े पद भी नहीं दिए जाते थे, उनको छोटे पदों पर ही रखा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक जब हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949, जिसको हम कहते हैं संविधान का मूल रूप, तो इस समय हमें मौलिक अधिकार दिए और सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जो आज भी है। तो समानता का जो अधिकार है सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 14 है प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान देंगे अभी अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 14 कहता है कि भाई सभी के ऊपर कानून समान रूप से लागू होगा, कोई जाति नहीं देखी जाएगी, कोई पद नहीं देखा जाएगा, कोई वंश नहीं देखा जाएगा, धर्म नहीं देखा जाएगा। तो सभी के लिए इंडिया के अंदर कानून समान है। अभी यहाँ पर दो चीजें आप अनुच्छेद नंबर 14 में देख रहे हो, विधि के समक्ष समानता, इसे आप देख रहे हो, विधि के समक्ष समानता। प्यारे विद्यार्थियों जो ये विधि के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष असमानता की मैं बात करूं तो ये हमने ली है, विधि के समक्ष समानता तो हमने ली है प्यारे विद्यार्थियों ब्रिटेन से, ये हमने लिया है कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से। दूसरी यहां पर देख रहे हो विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण ये हमने लिया है यूएसए से। इस चीज को समझिए, यहां से काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो विधियों का समान संरक्षण क्या होता है? विधियों का समान संरक्षण होता है कि कुछ नाबालिग हैं, नाबालिग हैं और कुछ महिलाएं हैं, कुछ तो नाबालिग हैं
और कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और प्यारे विद्यार्थियों कुछ हैं वृद्ध, बुजुर्ग लोग हैं। इनको कानून के सामने समान नहीं रखा जाएगा। इनके ऊपर वो कानून कुछ हद तक लागू नहीं होंगे जो सभी के ऊपर लागू होंगे, यानी कि कुछ मामलों में इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि नाबालिग यानी कि 18 साल से कम आयु वाले जो हैं उनके ऊपर सेम धाराएं लागू नहीं होंगी। कुछ महिलाओं पर सेम धाराएं लागू नहीं हो सकती, कानून समान रूप से लागू नहीं हो सकता, बच्चे और बुजुर्गों पर भी लागू नहीं हो सकता। उन्हें काफी सारे मामलों के अंदर संरक्षण प्रदान करना ही पड़ेगा। जैसे कि बस में सीट रिजर्व होती हैं, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती हैं, बुजुर्गों के लिए सीट रिजर्व होती हैं, बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती हैं। तो ये सारा आएगा विधियों के समान संरक्षण में। यहां हम कानून की असमानता नहीं कह सकते, समानता ही कहेंगे हम। उसके बाद विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या है कि चाहे कोई बड़े पद पर है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई एक आम नागरिक है, साधारण जन है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, अगर उसने कोई अपराध किया है, तो कानून उनके ऊपर समान रूप से लागू होगा। वही कानून बड़े पदों वालों पर भी लागू होगा जो एक सामान्य निम्न पद वाले नागरिक के ऊपर लागू होता है। सपोज कीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी है, तो पद नहीं देखा जाएगा कि छोटा है या फिर बड़ा है, कानून समान रूप से उसके ऊपर लागू होगा। उसके बाद सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली, विधियों का समान संरक्षण हमने यूएसए से लिया। दोनों ही प्रकार की समानताएं किसमें हैं? अनुच्छेद नंबर 14 में। जब आपको क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद नंबर 14 में कौन सी समानता है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या बताएंगे? कानून की समानता। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विविधताओं का प्रतिषेध। अनुच्छेद नंबर 15 ये कौन सा कहता है? हमारा अनुच्छेद नंबर 15 कहता है, अनुच्छेद नंबर 15 कहता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद नंबर 15 में सामान्य तौर पर कहा जाता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 15 है, ये अगर हम अनुच्छेद नंबर 15 का यहां पर बात करें, अनुच्छेद नंबर 15 के सेक्शन नंबर 1 की, तो यहां पर ये राज्यों के लिए है। किसके लिए है? राज्यों के लिए है, मतलब सरकार के लिए है, राज्यों के लिए। अनुच्छेद नंबर 15 का सेक्शन 1 कहता है कि जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य है या हमारा जो देश है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा, मतलब राज्य की सरकार नहीं करेगी, ना तो स्टेट में और ना ही देश में। सरकार इस आधार पर किसी से, नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगी, उसके सामने सभी समान हैं। फिर आता है यही अनुच्छेद नंबर 15 का सेक्शन नंबर 2। ये क्या कहता है? ये नागरिकों के लिए है कि जितने भी नागरिक हैं ना, हमारे देश के नागरिक, वो किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थानों, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल कौन से होते हैं? जैसे मंदिर हो गया, जैसे कोई पार्क है, जैसे कुआं है, कहीं से पानी भरना है, तो वहां पर जितने भी नागरिक हैं वो अन्य नागरिकों से जाति, धर्म, वंश, मूल इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में आप देख रहे हो कि क्या है कि लोक नियुक्तियों के विषय में अवसर की समानता। इसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी
प्राप्त करने का सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 16 कहता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसके अंदर भी एबिलिटी होगी, अगर प्लस टू बेस पर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम, दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम लेना है, तो उसमें किसी भी प्रकार का जातिगत, लिंग, वंश, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 16 में, सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन पर आ जाते हैं जहां पर सारी बात अटकती है। अनुच्छेद नंबर 16 का एक सेक्शन नंबर 4 है। अनुच्छेद नंबर 16 का सेक्शन 4 जो अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 16 का सेक्शन 4 कहता है कि भाई जो मतलब पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, या ईडब्ल्यूएस कह लीजिए आप, ईडब्ल्यूएस है, या आप कह सकते हो कि पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, इसको आप असमानता नहीं कह सकते। अनुच्छेद नंबर 16 का सेक्शन नंबर 4 कहता है कि भाई सरकारी नौकरियों में हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, सरकार ओबीसी को आरक्षण देती है। इसके लिए संविधान में एक संशोधन भी हुआ था, 103वां संविधान संशोधन। कौन सा? 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, जिसमें कहा गया था कि जो इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिकल और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था यहाँ पर, तो उसको हम असमानता नहीं कह सकते। ऐसा है कि बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे कि कोई तो सिटी में रहता है और वहां पर 24 घंटे लाइट रहती है, तो वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, उसके पास सारे के सारे संसाधन हैं। लेकिन जो बहुत कहीं ऐसी जगह से आते हैं, उन गांव से आते हैं बच्चे जहां पर बसेस की सुविधा भी नहीं है या लाइट की सुविधा नहीं है, तो उनको प्यारे विद्यार्थियों पिछड़ा वर्ग माना गया कि उनके पास जो संसाधन है, संसाधनों की कमी है उनके पास, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा हमारी तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट होना चाहिए कि वो कुछ अपनी लाइफ के अंदर करें और आगे बढ़ पाएं। इसीलिए उनको 10% आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया गया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को कुछ आरक्षण है। तो ये इस अनुच्छेद नंबर 16 के सेक्शन नंबर 4 में कहा गया है, जिसको हम कतई भी असमानता का करार नहीं दे सकते, वो समानता लाने के लिए ही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अस्पृश्यता का अंत और उसका अपराध घोषित। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता होता है अनटचिंग रूल, जिसको छुआछूत कहते हैं। छुआछूत का अंत और उसका अपराध घोषित, अनुच्छेद नंबर 17। तो इसमें कहा गया है कि देखिए, पुराने समय के अंदर क्या होता था, वैदिक उत्तर वैदिक काल में जब समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, तो उस समय जो निम्न वर्ग होता था, यानी कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो भाई जो निम्न वर्ग होता था उसके हाथ में एक लाठी थमा दिया करते थे कि भाई उस पर घुंघरू बांध दिए जाते थे, और उसको ऐसे खटखट करते हुए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से उनको गुजरना पड़ता था। काफी अत्याचार निम्न वर्ग के ऊपर होता था। तो उसके बाद जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो समानता के अधिकार के अंदर ये चीज कही गई साफ तौर पर कि भाई अब किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा, किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप निम्न वर्ग के हो, मेरे से टच क्यों हो गए, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको बोलने का राइट नहीं होगा। अनटचिंग रूल, अस्पृश्यता को पूरे तरीके से जो है वो समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 17। तो समान है सभी। उसके बाद आता है सेना या विद्या संबंधी समानता के निवास की सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद नंबर 18। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है कि देखिएगा, तो यहां पर कहते हैं, अगर मैं यहां पर बताने की कोशिश करूं आपको कि यहां पर क्या होगा,
तो यहाँ पर देखिए आ, जी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई जो हमारा मतलब अ, हाँ जी, तो अभी कि कौन कौन सी उपाधियां अनुच्छेद नंबर 18 के तहत दी जाती हैं। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 18 में विद्या की बात की थी, तो उसमें कहा कि भाई यहां पर एजुकेशनल डिग्री दी जाएगी। कौन सी डिग्री दी जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? एजुकेशनल डिग्री। और उसके बाद एक दूसरी डिग्री की भी बात करता है अनुच्छेद नंबर 18 कि भाई आर्मी डिग्री जो है, आर्मी डिग्री दी जाएंगी। आर्मी डिग्री कौन कौन सी होती है? आर्मी डिग्री में होता है भाई परमवीर चक्र, आज जो है ये दिया जाएगा, परमवीर चक्र। उसके बाद फिर आता है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ध्यान देंगे, वीर चक्र, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, वीर चक्र। और जिस पर विवाद हुआ था पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ लास्ट महीनों में, एक कीर्ति चक्र था, कीर्ति चक्र। तो ये सारे दिए जाते हैं अनुच्छेद नंबर 18 के तहत, जिसको सैनिक उपाधियां कहा जाता है। एजुकेशनल डिग्री कौन कौन सी दी जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? कला के क्षेत्र में जिसने बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, साहित्य के क्षेत्र में जिसने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, कला, साहित्य और खेल, इनमें कौन कौन से प्राइज दिए जाएंगे? तो देखो आपने सुना होगा कि भाई पद्म भूषण, क्या होता है? पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण, या फिर प्यारे विद्यार्थियों होता है भारत रत्न, द्रोणाचार्य सम्मान, अर्जुन अवार्ड, ये सभी। तो अनुच्छेद नंबर 18 के तहत राजा साहब, राजकुमार, ये जमींदार, जेलदार, इन सारी उपाधियों का तो अंत कर दिया है। कहा था ना, उसमें लिखा हुआ था कि सभी उपाधियों का अंत। तो उनमें प्यारे विद्यार्थियों उन उपाधियों का तो अंत है। और अनुच्छेद नंबर 18 कहता है कि सरकार की तरफ से दो प्रकार की डिग्री दी जाएगी, एक तो होगी एजुकेशनल डिग्री और एक दी जाएगी आर्मी डिग्री। आर्मी डिग्री में कौन से प्राइज दिए जाएंगे? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो चक्र हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, तो आर्टिकल 18। एजुकेशनल डिग्री में कौन कौन से प्राइज आएंगे? कला की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, खेलों की शिक्षा। जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को खेलों की शिक्षा के लिए कौन सा प्राइज मिला भाई? भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री, पद्म विभूषण भी होता है। तो भाई ये सारे अनुच्छेद नंबर 18 के तहत दिए जाते हैं सभी के सभी प्राइज। तो आपका अनुच्छेद नंबर 18 जो है ये क्या कहता है हमें? इसने कहा था अनुच्छेद नंबर 18 हमारा, तो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद नंबर 18 की हम बात कर रहे थे यहां पर। तो ये है आपके सामने अनुच्छेद नंबर 18, 18 के सेना या विद्या संबंधी समानता के निवास सभी उपाधियों पर रोक, के केवल सेना से संबंधित उपाधियां मिलेंगी, विद्या से संबंधित उपाधियां मिलेंगी, मतलब एजुकेशनल डिग्री मिलेंगी आपको, लेकिन सभी अन्य उपाधियां सारी की सारी जमींदार, जेलदार इत्यादि, वो उपाधियों का अंत कहता है अनुच्छेद नंबर 18। तो ये था हमारा फर्स्ट, पहला फंडामेंटल राइट। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पर आते हैं हम। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू ऑटोनॉमी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता का प्यारे विद्यार्थियों अधिकार हमारा रहेगा अनुच्छेद नंबर 19 से अनुच्छेद नंबर 22 तक हमारा रहेगा। तो अभी आप देखिएगा स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये क्या कहता है? ये भी हमें कहता है कि हम सब भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के अंदर रहते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। वैसे तो अगर कोई विदेशी भी घूमने के लिए आ जाता है इंडिया में, उसको भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन उसके ऊपर काफी सारे प्रतिबंध होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उनका भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से अनुच्छेद नंबर 22। तो हम भारत के नागरिक हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें यहाँ पर प्राप्त है? तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्यारे विद्यार्थियों हमारा अनुच्छेद नंबर 19, 19 अनुच्छेद हमारा आता है। तो अनुच्छेद नंबर 19 जो है, इसके अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसके अंदर है हमारा राइट टू स्पीक। क्या आ जाएगा भाई? राइट टू स्पीक आ जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये है राइट टू स्पीक। अब जो अनुच्छेद नंबर 19 है, अकेले अगर हम 19 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6। 26 नवंबर 1949 में अनुच्छेद नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती थी? 7। तो ये इसमें एक स्वतंत्रता होती थी संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी होती थी? संपत्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो संपत्ति की स्वतंत्रता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको जो है वो समाप्त कर दिया है। अब हमारे पास 6 स्वतंत्रता है 19 अनुच्छेद नंबर 19 में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है 19A राइट टू स्पीक, जिसको हम कहते हैं, ये रहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति। 19A में है भाई, ये किसमें है? 19A में है, वाक एवं अभिव्यक्ति। इसको कह देंगे प्यारे विद्यार्थियों राइट टू स्पीक कह देंगे। वाक होता है बोलना, अभिव्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना। जैसे मैं अपने विचारों को आपके सामने अभिव्यक्त कर रही हूं। तो बोलने की स्वतंत्रता है। क्या बोल सकते हैं हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम बिना बोले भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। अगर सरकार की कोई पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ये सब जब हम करते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 19A के द्वारा। तो हम भारत के नागरिक हैं। ये बोलने का अधिकार या बिना बोले हड़ताल प्रदर्शन करने का अधिकार विदेशियों को नहीं है। अगर विदेशी इंडिया के अंदर आए हुए हैं, ये केवल और केवल किसको है? हड़ताल प्रदर्शन आंदोलन का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आप किसी भी नेता का पुतला फूंक देते हो, किसी भी मंत्री का पुतला फूंकते हो, तो क्या करते हैं आप? अपनी नाराजगी जाहिर करते हो ना उनके लिए। तो वो क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है। लेकिन आपके हर एक अधिकार की एक लिमिट है, सीमित मात्रा में है। जैसे गार्नर ने कहा था कि जो आपके अधिकार हैं, अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्य भी बंधे हुए हैं। तो सारी स्वतंत्रताएं सीमित हैं, असीमित नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको गालियां निकालने का अधिकार नहीं है, वो क्राइम हो जाएगा फिर। तो आर्टिकल 19A में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पर फिर आता है जी आपका 19B, जो ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम 19(2) कह देंगे या 19B कह देंगे। ये क्या है? सम्मेलन संघ। इसको हम बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, रैली करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी प्यारे विद्यार्थियों सभा करने की स्वतंत्रता, सभा। तो अनुच्छेद नंबर 19B में या 19(2) में कौन सी स्वतंत्रता है? सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हो, सभा कर सकते हो, कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, कोई गोष्ठी कर सकते हो, कोई प्रोग्राम अपना रख सकते हो, सिंगर को बुला सकते हो, प्ले ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कबड्डी का मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये किस में आएगा? 19B में आएगा। भारत का नागरिक होने के नाते ये आपका अधिकार है। उसके बाद फिर आएगा कि कोई भी संघ
बनाने की स्वतंत्रता, ये देखिए ये 3 है ना, 3, ये इसको हम ऐसे लेंगे कि 19C में, या फिर आप 19(3) ऐसे कह सकते हो कि 19C में, 19(3) में कौन सी है, कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का, जैसे किसान यूनियन, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन, जैसे कि व्यापारी यूनियन, तो किसी भी प्रकार का संगठन हमें बनाने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। सरकार हमें रोकेगी नहीं, हमारे भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। और जैसा अभी अभी हमने कहा कि ऐसे काफी सारे संगठन हैं, किसान यूनियन, स्टूडेंट यूनियन वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर अनुच्छेद फिर 19D, 19D जो है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 19D ये क्या कहता है, संचरण। संचरण होता है प्यारे विद्यार्थियों कहीं पर भी घूमना फिरना। तो 19(4) में क्या है, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी घूमने फिरने की। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के किसी भी स्टेट में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पर भी हम घूम फिर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, घूमने फिरने का अधिकार तो खैर विदेशियों को भी है। तो लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, तो किसी भी राज्य में हम किसी भी समय आ जा सकते हैं, तो हमें, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद है निवास करने की स्वतंत्रता, ये किसमें है, 19E में है भाई, किसमें है, 19E में निवास करने की स्वतंत्रता 19E में, यानी कि 19(5) के अंदर है, 19(5) में। अगर हमें घूमते फिरते फिरते कहीं पर रात हो गई है, तो हम कहीं पर किसी भी जगह प्यारे विद्यार्थियों रुक सकते हैं, रेजिडेंस करते हैं, निवास कर सकते हैं। तो हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है वृत्ति। वृत्ति अनुच्छेद नंबर 6, निवास करने के बाद फिर आता है कि भाई कहीं कहीं भी किसी भी जगह हम जाकर के कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारी जो स्वतंत्रता है ये कैसी है हमारी, मतलब 19E के अंदर क्या हुआ, निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19F के अंदर क्या था, 19F के अंदर था भाई हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता। और 19 जो जी है उसके अंदर था भाई कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, और बाकी के मौलिक अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।